अभी मैं आप लोग YouTube पर देखे, एक प्रोफेसर है, उनका YouTube चैनल भी, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं वो, उनका YouTube चैनल भी है वेरिटेशियम। वेरिटेशियम नाम से बहुत विशाल YouTube चैनल है और वो कुछ इस प्रकार के हैं, इतना उनका अहोदा है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि उन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से वो सबको बता रहे हैं कि बिजली की जो तारे हैं ना, उनके अंदर से बिजली नहीं बह रही है, और वो अपना सर पकड़ रहे हैं उस वीडियो में कि आज तक इतना बड़ा सच ये सबको पता भी है, लेकिन गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है। तारों के अंदर से बिजलियां नहीं बह रही हैं, तारों के फील्ड से बिजली बह रही है। तार के भीतर से बिजली नहीं बह रही है, तार के फील्ड में बिजलियां बह रही हैं। इसी वजह से हाई टेंशन वायर्स को इतना 10-10 मीटर ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर फील्ड बह रही, जिसे आपने आवाजों में भी सुना होगा, आवाज आती है हाई टेंशन वायर्स से। क्योंकि आपके घरों के अंदर जो बिजली की तारें हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनमें बहुत कम ऊर्जा है, बहुत कम तीव्रता है, तो वो आपको तार छूने में झटका नहीं लगता। जब आप रबड़ उतारोगे और तार को टच करोगे, सिर्फ तभी आपको फील होता है वो करंट। लेकिन जो हाई वो एक्सपेरिमेंट से साबित करना है ये, और ऐसा नहीं है वो गलत साबित कर रहे हैं, वो हमेशा से ही था। वो इसी चीज में हैरान है कि इंसान को क्यों नहीं पता कि जो ऊर्जाएं हैं वो फील्ड्स में बह रही हैं, उनकी अपनी फील्ड है। और इसी के आगे जब फील्ड का विज्ञान सामने आने लगा, तो अभी रिसेंटली बायोफील्ड का विज्ञान आने लग गया है। और बायोफील्ड के विज्ञान पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनके जब आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तो वो यही बोल रहे हैं कि एलोपैथी का अंत बहुत नजदीक है। और ये बायोफील्ड पे रिसर्च कौन कर रहे हैं? ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। आप जानते हैं कैसे पता चलता है कि कोई इंसान मर गया? डॉक्टर्स कैसे बताते हैं कोई इंसान मर गया? किसी इंसान को ब्रेन में कौन सी बीमारी है, ब्रेन की एपिलेप्सी क्यों है उसे? खाने को देखकर हमारा ब्रेन का कौन सा अंग एक्टिव हो जाता है? ब्रेन की, इंसान की जानकारी कहां से मिलती है वैज्ञानिकों को? वो मिलती है जब वो हमें ईईजी पहनाते हैं। ईईजी यानी ईईजी कैप आपने देखी होगी, सर पर पहना दी जाती है कैप, और वो आपके ब्रेन से निकल रहे इलेक्ट्रिक इंपल्स को, यानी कि फील्ड को कैच करता है। आपके हृदय से निकल रहे फील्ड को कैच करता है, या वो जानते हैं। और वो इसी पे अपना ज्ञान पैदा करते जा रहे हैं कि इंसान की अपना एक बायोफील्ड है, और ये सबको पता है। लेकिन आप लोगों को इनडायरेक्टली ये समझा दिया गया था कि इंसान का कोई फील्ड ही नहीं है, हर चीज फील्ड से चल रही है, हर चीज। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को आपने अनुभव करा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किताबों में पढ़ा है और बहुत मुश्किल से अनुभव कर सकते हैं, वरना में करंट लग जाएगा। और ह्यूमन फील्ड को अनुभव करने के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए। जब आप ह्यूमन फील्ड को अपनी सेंसिटिविटी यानी संवेदना बढ़ जाती है, आपकी संवेदना कैसे बढ़ती है? जब आपका माया से मन हट जाता है, ईगो खत्म होने लगती है, तो आपको कुदरत को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ओशो क्या कहते हैं कि सारा ज्ञान आपकी आंखों के आगे पड़ा हुआ है। अब कोई मस्तिष्क, कोई बुद्धिमान इंसान नहीं चाहिए ना ये समझने के लिए कि अगर पेड़ 10 दिन में फल खराब कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? फल की शक्ति 10 दिन से पहले पहले उसे खा लो। नहीं, इसमें कोई बुद्धि नहीं चाहिए, ये जानवर भी समझते हैं। तो सारी जानकारी, हमारी बायोफील्ड की जानकारी हमारी आंखों के आगे पड़ी हुई थी, लेकिन हमारी संवेदना ईगो के कारण दब जाती है। संवेदना दबने के कारण आप लोगों का कभी भी मस्तिष्क या आपकी चेतना उस तरफ विकसित होगी ही नहीं। ह्यूमन फील्ड इतनी लो वाइब्रेशंस में होता है, बहुत लो वाइब्रेशंस में होता है। और अब मेन स्ट्रीम मेडिसन जो आज तक भी, अभी भी आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो वो बोलता है कि आयुर्वेद स्यूडो साइंस है, आयुर्वेद स्यूडो साइंस है। वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन के डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं कि दवाइयों से तो कभी इंसान सही हो ही नहीं रहा था, ये या तो प्लेसिबो से इंसान सही हो जा रहा है, और इतने सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं, और इंसान सही हो रहा है लो वाइब्रेशंस देकर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देकर। और आप जानते हैं डॉक्टर्स को बिहेवियर सिखाया जाता है कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, वाइब्रेशंस के माध्यम से सही हो रहा है। एलोपैथी से तो इंसान बस बेहोश हो रहा है, बेहोशी के कारण वो थोड़ा रिलैक्स हो पा रहा है। शराब पीकर इंसान बेहोश हो जाता है, वह दवाइयां खाकर इंसान बेहोश हो जाता है। एक
यहां से अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हमारा बायोफील्ड का, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो वो बता रहे हैं कि फील्ड से सब कुछ हो रहा है। अब जो भी इंसान इस दिशा में आगे बढ़ा है आज तक, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, चाहे स्वामी विवेकानंद या कोई भी हुआ जिसको आप इससे सुना है आज तक, चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति, वो ये बोल रहा है कि हर चीज की अपनी वाइब्रेशंस है, हर चीज कंपन है। शिव के बारे में क्या बोला गया था? ये प्रकृति, अगर हम उस थ्योरी को भी देखें, अगर थ्योरी नहीं तो उस समझ को देखें, तो वो बोल रहे हैं कि डमरू की गूंज से एक वाइब्रेशन निकली। वाइब्रेशन और एनर्जी सेम चीज है। एक वाइब्रेशन निकली और वो वाइब्रेशन से कैसे दुनिया बनी, उसके ऊपर पूरा वेस्ट के विज्ञान ने स्ट्रिंग थ्योरी बना रखी है, जो आज तक रिजेक्ट नहीं हो पाई। थ्योरी का मतलब उसे हम प्रूफ तो करके नहीं बेच नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो गलत साबित नहीं हो रही स्ट्रिंग थ्योरी कि वाइब्रेशन से बनी है दुनिया, वाइब्रेशन से, कंपन से बनी है। और ये हजारों साल पहले से लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में कि गूंज से बनी है, ओम की गूंज से। ये सारी, अब इस वाइब्रेशन को शब्द दिया गया है एनर्जी। बिल्कुल, एनर्जी शब्द दिया गया है। एनर्जी यानी कि क्या है? कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी फ्लो, अगर फोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसे भी हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। किसी भी चीज का बहाव, और अगर ह्यूमन के भावनाएं फ्लो कर रही है तो बायोफील्ड की एनर्जी, ह्यूमन की एनर्जी, जिसे आप लोग ऑरा बोलते हो, तो अगर आप किसी को ऑरा बोलोगे तो वो गलत मान जाएगा, तो इसलिए बायोफील्ड शब्द दिया उन लोगों ने जिन्होंने ये मेन स्ट्रीम साइंस को समझाया। हर चीज की अपनी वाइब्रेशन है, अपनी कंपन है, और वही कंपन जो विज्ञान आज समझ पाया कि आपके और आपकी दीवार के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं है। आपके और आपकी दीवार के बीच में बोला जाता था ईथर है, वो ईथर भी नहीं है, वो एक प्रॉपर एक चीज है। एम्प्टी स्पेसेस नहीं है यहां कुछ ऐसी चीज है जिसे अभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं नाप पा रहे हैं, और वो इतनी स्पष्ट हमारी आंखों के आगे होने के बावजूद भी हमें नहीं दिख रही है। वो इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स से कोई चीज क्रिएट करे, कुछ भावना उत्पन्न करे अपने अंदर, तो भावनाएं ट्रेवल कर पा रही हैं उस एम्प्टी स्पेस में। वो कुछ मीडियम है हमारे चारों ओर, और वो वाइब्रेशंस के माध्यम से हम उसको यूज कर पा रहे हैं। चारों ओर फील्ड है, तो हर चीज की वाइब्रेशन है, आपके थॉट की, आपके इंटेंशंस की वाइब्रेशंस है, आपकी फीलिंग्स की वाइब्रेशंस हैं। जो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने वो क्लास अटेंड करी थी जब हमने देखा था कि कैसे फैंटम इफेक्ट के ऊपर रिसर्च हुई 1992 में, जब डीएनए फोटॉन्स की शक्ल सूरत बदल दे रहा है। डीएनए को फोटॉन्स के साथ रखा जा रहा है तो फोटॉन्स डीएनए की शेप ले ले रहे हैं। ये फैंटम इफेक्ट जो 1992 में हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को वो भी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा के साथ। पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा यानी कि किसी की ओपिनियन नहीं, सैकड़ों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब साइंस थप्पा मारता है, उसे जर्नल में छापता है, वो सारी साइंटिफिक रिसर्चेस इकट्ठा करके ग्रेग ब्रेडन नाम के इंसान है, उन्होंने अपनी किताब में पब्लिश करी 2012 में। सारी चीजें उसमें इकट्ठा कर रखी उन्होंने, और ये इतनी स्पष्ट विज्ञान है। लेकिन साथ में क्या है कि ये सारा एलोपैथी ध्वस्त होने वाली है, और इनफैक्ट हो चुकी है। बहुत झूठ बोला गया। तो फील्ड बहुत पावरफुल चीज निकल के आ चुका है। जिस एनर्जी को, एनर्जी कहां बह रही है? फील्ड में। आप एनर्जी के आगे फील्ड समझें। एनर्जी बस एक गाड़ी की तरह समझें, फ्लो है। फ्लो को हम एनर्जी बोल रहे हैं। फ्लो रुक गया तो उसे एनर्जी नहीं बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस में इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी एटम फ्लो नहीं करता, तो बोलते हैं वहां पे एनर्जी नहीं है, कर ही नहीं सकता। एनर्जी यानी फ्लो। फ्लो कहां हो रहा है? यानी कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो स्टेज कहां है जहां पे फ्लो हो रहा है, उसे बोलते हैं डिवाइन मैट्रिक्स शब्द से बोलते हैं ग्रेग ब्रेडन, कि इस डिवाइन मैट्रिक्स को आप ऐसे समझें
कि हम सब एक नदी के अंदर हैं। हम सब एक नदी के अंदर हैं। अब नदी का पानी आप छू पा रहे हैं। मछलियों को लग सकता है कि एक मछली दूसरी मछली से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो पानी के माध्यम से दूसरी मछली से कांटेक्ट में है। अगर एक मछली अपने साथ कूड़ा करकट मिट्टी उठा के ले आए तो मिट्टी फैल जाएगी नदी के माध्यम से, जहर फैल जाएगा नदी में। लेकिन मछलियों को इस कनेक्शंस का अनुभव नहीं है। वैसे हम सब भी कनेक्टेड हैं एक फील्ड में जिसे डिवाइन मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जहां पर फिजिकल के अलावा आपकी कॉन्शियसनेस इफेक्ट कर रही है पूरी दुनिया को। जैसे मिट्टी नदी में फैलाने से पूरी मटमैली हो जा रहा पानी, वैसे अगर आपके थॉट्स इंटेंशंस नेगेटिव हैं तो पूरा आपके चारों ओर का माहौल मटमैला हो जा रहा है। और ये कब एक्सपेरिमेंट हुआ? ये भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश्ड पीयर रिव्यू रिसर्च है। 1996 में जब उन्होंने नेगेटिव इमोशंस रखे डीएनए के आगे तो डीएनए सिकुड़ रहा है, और जब पॉजिटिव इमोशंस रखे डीएनए के आगे तो डीएनए एक्सपैंड हो रहा है। ये भी पीयर रिव्यूड साइंस है। और ये सारी बातें अगर पीयर रिव्यू नहीं होती, ग्रेग ब्रेडन बोलते हैं कि ये सारा ज्ञान ना एनर्जी है सब कुछ, और एनर्जी फील्ड है। ये सारा ज्ञान मैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स से मिलता रहता हूं। ग्रेग ब्रेडन बहुत इस दशक के बहुत बड़े उच्च कोटि के मस्तिष्क बन चुके हैं। वो ये सारी जानकारी लेकर बोलते हैं, मैं जाता हूं मॉन्क्स के पास यानी बुद्धिस्ट के पास। वो बोलते हैं इंडिया से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। उनकी आधी बातें वेद से रहती हैं। द्वारका सिटी के बारे में, द्वारका नगरी जो आपके गल्फ ऑफ कंबत से निकली, उसके बारे में उन्होंने बहुत दुनिया को समझाया, जितने हमारे देश के लोगों ने नहीं समझाया। तो बोलते जब मैं हिंदुओं से मिलता हूं, जब मैं संतों से मिलता हूं, जब मैं मॉन्क से मिलता हूं, बुद्धिस्ट मॉन्क से, उन्हें मैं सारी बातें बताता हूं तो हंसते हैं मुझ पे और मैं लज्जित सा हो जाता हूं। वो हंसते हैं कि तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये तो है ही, मना किसने करा? चाहे तुम्हारा विज्ञान इसे समझे, चाहे तुम्हारे इसे विज्ञान नहीं समझते, हमें उससे क्या लेना देना? तुम्हारी जीवन है, तुम जो कर रहे हो करते रहो, ये है तो है। तो बोलते मैं लज्जित हो जाता हूं कि बात भी कैसे करूं, क्योंकि वो लोग साइंस पे नहीं चल रहे हैं। मॉन्क्स और हिंदू लोग, जो संत लोग, वो अनुभवों पे चल रहे हैं और अनुभवों को वो देख पाते हैं, सेंसिटिविटी नहीं दबी। तो हर चीज आपको भी एक दिन एनर्जी दिख जाएगी। आपको अपने थॉट्स दिखेंगे सबसे पहले, कि जो आप भावनाएं निकाल रहे हैं ना अपने हृदय से, वो कैसे आपके चारों ओर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और इसके ऊपर रिसर्च हुई है बहुत सारी। सबलिमिनल मैसेजिंग, सबलिमिनल मैसेजिंग यानी कि अगर आपके एनर्जी को, आपके फील्ड को दबाना है तो आपको एक वीडियो टेप दिखाया जाता है। मस्तिष्क के जो साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको एक वीडियो टेप दिखाया जाता है। उस वीडियो टेप में कुछ नेगेटिव इमेज अगर दिखा दी, किसी का कत्ल हो रहा है और नेगेटिव इमेज दिखेगी आपको, 200 माइक्रोसेकंड लिमिट है उनकी, 200 माइक्रोसेकंड। अगर 200 माइक्रोसेकंड से कम की दिखाए तो आपका ब्रेन उसे पिक नहीं कर पाएगा। आपका कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन, आपका चेतन मस्तिष्क पिक नहीं कर पाता, लेकिन वो आपके अंदर भाव उत्पन्न करना शुरू कर देती है। 200 मिलीसेकंड की वो नेगेटिव चित्र दिखाते हैं, जो किसी का गला कट गया एकदम से निकल जाएगा, और उसके बाद उस इंसान को चित्र के आगे दिखाया जाएगा कोई खूबसूरत सी चीज, वो खूबसूरत चीज उसे बेकार लग जाएगी। और ये सबलिमिनल मैसेजिंग का इस्तेमाल करती है मीडिया, इसका इस्तेमाल करती है मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि इंसान के मस्तिष्क को, उसके फील्ड को हिलाना कितना इजी है। तो अगर आपकी संवेदनाएं बढ़ जाएं तो आप अपने इस फील्ड को देख पाएंगे, आप दूसरों की फील्ड महसूस कर पाएंगे। आपके चारों ओर जो लोग वाइब्रेशंस लेके आ रहे हैं आपके आसपास, किसी के साथ आपको रहकर, मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक मेथड भी बताता हूं कि किसी के साथ आपको लगता होगा कि सब कुछ कितना आसान है, सब कुछ कितना कंफर्टेबल है। ये जरूर ईश्वर ने इतना आसान जीवन बनाया है, हम कितने लकी हैं कि हमें शरीर मिला। दुख भी आपको मनोरंजन लग जाता है। जैसे छोटे बच्चे को लाइट चले जाए, वो कहीं जा रहा है, उसका टायर पंचर हो जाए उसकी गाड़ी का, तो छोटे बच्चे को उसमें भी मजा है। बारिश हो रही है, छत टूट गई, पानी घर में टपकने लग गया, छोटे बच्चे को उसमें भी आनंद है। अब किसी बड़े इंसान को उसमें आनंद नहीं है, बड़ा इंसान फंस जाता है। तो जब आप किसी के साथ रहते हैं और उसके चारों ओर आपको सब इजी लगने लग रहा है, वो आपका शरीर, अपने को माइंड मत समझना सबसे पहले कभी भी, मस्तिष्क आप बहुत बड़े हो,
शरीर ही इतना बड़ा है कि हम शरीर भी अगर आप अपने को समझ लो तो मस्तिष्क से शरीर ही मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाहर भी बहुत कुछ है। आपकी वो फील्ड उस पॉजिटिव ऊर्जा को समझ जाती है और आपका हृदय रिलैक्स होने लग जाता है। और इसे सिख रिलीजन ने बहुत अच्छे से समझाया दुनिया को कि संत की पहचान कैसे हो, कि कौन है संत। क्योंकि इतने सारे लोग अपने को संत बोलते हैं आजकल, कि जिसके साथ रहकर आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है, यानी उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, वो आपको काम कर दे रहा है। तो सिख रिलीजन कहता है कि वो पहचान है संत की। क्योंकि सिख रिलीजन कहता है, बहुत खूबसूरत है सिख रिलीजन, पूरे इमोशंस पे डिपेंडेंट है वो, कि जो सबसे बड़ा संत होगा उसका तुम्हें कभी पता चल ही नहीं सकता। क्योंकि संत के हृदय में डिजायर्स ही नहीं है, उसको कोई डिजायर्स ही नहीं है कि उसकी बात अरबों खरबों लोग सुने या जितने लोग हैं पृथ्वी पर। उस संत को पता है कि उन लोगों का जब वक्त आएगा तो वो लोग अपने आप विकसित होंगे। उस संत को पता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब शिव कुछ नहीं करा, शिव ने अगर एक जगह एक चीज पैदा करी, क्या उसके बाद इंसानों के कष्ट खत्म हो गए? नहीं। इससे क्या समझ आएगी हमें? क्योंकि शिव का मकसद, राम का मकसद इस दुनिया में, या कृष्ण का मकसद इस दुनिया में लड़ाइयां खत्म करना, दुख खत्म करना नहीं है। कृष्ण लड़ाई क्यों नहीं रोकते? संत क्यों नहीं ये खत्म कर देते अगर इतने इंटेलिजेंट है कृष्ण और ये सब? क्योंकि ये लड़ाइयां नहीं है, ये तोहफे हैं। आप ऐसे समझिए, आज की भाषा में ये सॉफ्टवेयर्स हैं आपको अपडेट करने के लिए। जो गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट हर समय अपडेट्स देता है ना, तो दुख वो अपडेट है, इसका होना जरूरी है जीवन क्रिएट करने के लिए। अगर कृष्ण खत्म कर देते ना वो युद्ध, तो इंसान विकसित नहीं हो सकता। इंसान को एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, उस इंसान के शरीर में डाला ताकि इन हर्डल्स से वो क्रॉस करते करते आगे जाए, इन हर्डल से क्रॉस करते करते आगे जाए। अच्छा, काम वासना है, उसको जो क्रॉस कर जाए। अच्छा, स्वाद, जीभ की इच्छा है, कोई भूख के खाने के पीछे इतना पागल होता है, यही खाना है वही खाना है, उस चीज को क्रॉस कर जाए। अच्छा, क्रोध है, इस चीज को क्रॉस कर जाए। अच्छा, भय है मृत्यु का, अंत में उस चीज को क्रॉस कर जाए, तो वो इंसान आप ऐसे समझे कि एलिजिबल हो जा रहा है। वो एलिजिबल का मतलब वो शरीर से बाहर आ गया है। तो ये लड़ाई झगड़ा, ये कभी भी किसी का मकसद नहीं रहा है खत्म करना। तो खत्म अगर उसको कर दिया तो इंसान विकसित नहीं हो सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता इंसान विकसित। अगर आपके जीवन से दुख हट गए तो आप समझ लेना आपकी मृत्यु आ गई है। बहुत ज्यादा जरूरी है, कष्ट, ये दुख होने चाहिए। यही कृष्ण का मकसद था कि ये सारी लड़ाई अगर कोई देख रहा है तो स्पष्ट होकर इस शरीर से बाहर निकल के देखे कि ये हमें ग्रो करने के मौके हैं। तो जब भी आप किसी संत के पास जाते हैं जिसकी ऊर्जाएं अगर आप फील करना चाहते हैं तो उसके साथ आप जाएंगे, जो सिख रिलीजन कहता है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा। इसलिए सिख रिलीजन राम की बहुत इज्जत करता है। राम ही उनका गॉड है, अगर उनके यहां कोई गॉड है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी धार्मिक किताब है उसके अलावा उनका कोई ईश्वर है तो राम है, कबीर है। वो कबीर की बहुत इज्जत है उस पूरे रिलीजन में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपका कष्ट नहीं खत्म कर रहे वो लोग, वो अपनी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे नहीं ना घटाएंगे, आपको एनर्जी लेस, एकदम रिलैक्स्ड कर देंगे। तो आप जब किसी के एनर्जी फील करना चाहते हैं तो आपको ये फीलिंग्स यहां से डेवलप होने लग जाएगी। इसे संवेदना बोलते हैं। आपके अंदर क्या घटित हो रहा है वो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इस वजह से कोई भी चीज हो वो आपके एनर्जी के माध्यम से आप तक फैलती है। सेंसिटिविटी बढ़ते बढ़ते आप उनको फील करने लग जाते हो। फिर निकोला टेस्ला ने भी यही बोला, फिर ओशो ने भी यही बोला, हर इंसान ने ये बोला।